Hello, good morning students. Today we discuss about the future of Indian agriculture. ठीक है, एग्रीकल्चर की इम्पोर्टेंस हमारी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, हमारी इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 70% से ज्यादा पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर से बिलोंग करती है, एग्रीकल्चर सेक्टर पर डिपेंड करती है। तो इसलिए 70% पॉपुलेशन की ग्रोथ को समझने के लिए हमें इंडियन एग्रीकल्चर को समझना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक में हम 3 चीजों को डिस्कस करेंगे: इंडियन एग्रीकल्चर का फीचर, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। ठीक है, उसके साथ साथ कुछ साइड बाय साइड चीजें हैं जिनको समझना भी जरूरी है, क्योंकि वो सब चीजें समझेंगे तब बाकी चीज समझ में आएंगी। तो उस कैटेगरी में हम सबसे पहले समझते हैं इंपॉर्टेंस, कि इंडियन एग्रीकल्चर की इंडियन इकोनॉमी में इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूं कि जब इकोनॉमिक सेक्टर को कैटेगराइज करते हैं तो पूरी इकोनॉमी को हम 3 सेक्टर में कैटेगराइज करते हैं। एक प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्सरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर इन्वॉल्व प्राइमरी एक्टिविटी मींस नेचर बेस्ड एक्टिविटी, जिसमें एग्रीकल्चर भी इंक्लूड होता है। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, जिसमें इंडस्ट्री इंक्लूड होता है। एंड थर्ड टर्सरी सेक्टर इंक्लूड सर्विस। इसका मतलब जहां पर केवल सर्विस का प्रोडक्शन होगा, गुड्स का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो उस केस में समझेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर का रोल क्या है इकोनॉमिक हिस्ट्री में, हमारी इकोनॉमिक सिस्टम में उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम चलेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी। तो फर्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस है कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी। हमने यहां पर एक कंपैरिजन लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ 1951, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन जीडीपी वाज 51%। एंड नाउ इट इज 14.4%। तो ये आपको 2 चीजें इंडिकेट कर रही है। एक तो नेगेटिव फ्लो दिखा रही है कि पहले ज्यादा शेयर था 51 का, आज 14% शेयर है, मतलब कम शेयर है। दूसरा हमें ये ग्रोथ को बता रहा है, मतलब चीज को बता रहा है कि देखिए हमारी इकोनॉमी में आज भी 14% शेयर एग्रीकल्चर सेक्टर का है। इसका मतलब एक बड़ा पार्ट इनकम का एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। देखिए जो शेयर डिक्लाइन हुआ है उसका एक रीजन है, क्योंकि मैंने कहा ना कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर हैं, एक एग्रीकल्चर है, एक इंडस्ट्री और एक सर्विस सेक्टर है। तो ड्यूरिंग द 70 years स्पेंडिंग ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, आवर इंडस्ट्री ग्रोथ सिग्निफिकेंटली एंड आल्सो आवर टर्सरी सेक्टर। दैट्स व्हाई द शेयर ऑफ इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर इंक्रीजेस in the contribution of economy compared to the agriculture. That's why the share of agriculture fall. ठीक है, वो है। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि हमारी इनकम में आज भी 14.4% जो शेयर है वो एग्रीकल्चर का है। ठीक है, तो ये कम शेयर नहीं, बहुत अच्छा शेयर है। दूसरा, सप्लाई ऑफ वेज गुड्स। क्योंकि इंडिया एक पुअर कंट्री है, और पुअर कंट्री का मतलब है लगभग 30 से 40 करोड़ जो लोग हैं वो लेबर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और लेबर कम्युनिटी का मतलब है वेजेस। और वेजेस गुड्स का मतलब क्या होता है, तो ये भी समझिए वेजेस गुड्स क्या होती है। वेज गुड्स का मतलब है कि जो लेबर की बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो होती है उनको हम वेज गुड्स बोलते हैं। तो लेबर की बेसिक रिक्वायरमेंट है उनका फूड, इसका मतलब फूड ग्रेन्स। तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा तो इससे फूड ग्रेन्स एडिक्वेट क्वांटिटी में कंट्री में अवेलेबल होगा, जिससे हर एक लेबर को उनकी प्राइस के अकॉर्डिंग, उनकी इनकम के अकॉर्डिंग फूड ग्रेन इजीली अवेलेबल होगा। ये पहला बेनिफिट है इसका बेनिफिट होगा। सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हालांकि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय लगभग 70% पॉपुलेशन हमारा प्राइमरी सेक्टर से बिलोंग करता था। आज पॉपुलेशन का माइग्रेशन हो गया है इंडस्ट्री में, सर्विस सेक्टर में, लेकिन इसके बावजूद भी हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर बेस्ड अदर एक्टिविटी में आज भी 60% एम्प्लॉयमेंट सोर्स है हमारी कंट्री का।
यानी हमारी कंट्री में अगर एम्प्लॉयमेंट को इंप्रूव करना है तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप है वी शुड टू इंप्रूव एग्रीकल्चर। क्यों? क्योंकि हमारी 60% पॉपुलेशन इसी पर बेस्ड है। तो ये उसकी इंपॉर्टेंस है कि एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है। सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल, अभी हम कह रहे हैं कि इंडस्ट्री की ग्रोथ हुई है, बट इंडस्ट्री की ग्रोथ केवल मशीनों से नहीं होगी, मशीनों के लिए रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो एग्रीकल्चर अगर डेवलपमेंट होता है, एग्रीकल्चर ग्रो करता है, तो इससे इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल की सप्लाई इजी हो जाती है, यानी गुड क्वालिटी का और सफिशिएंट क्वांटिटी में रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को सप्लाई होता है। ये उसका बेनिफिट है। सोर्स ऑफ डिमांड फॉर इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स, अब देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स की डिमांड एग्रीकल्चर से फैक्टर से कौन कौन सी की जाएगी। एक होगा कैपिटल गुड्स, दूसरा रूटीन गुड्स मतलब डेली गुड्स जिसको हम बोलते हैं डेली गुड्स। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की इनकम इंक्रीज होगी तो जो फार्मर है उनकी इनकम इंक्रीज होगी, और फार्मर की अगर इनकम इंक्रीज होगी मींस दे वर कैपेबल टू इंट्रोड्यूस मॉडर्न इक्विपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। दैट्स व्हाई दे डिमांडेड कैपिटल गुड्स लाइक ट्रैक्टर। ऑन द अदर हैंड, if they have good income source through agriculture, means 60% population if grow their income, the demand of industrial product means the packed product from the industry, they will demand more. So the demand of industry will increase if agriculture increase. Contribution to international trade, आज हमारी कंट्री से बहुत सारी चीजें एग्रीकल्चर सेक्टर की फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट की जाती है। हालांकि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ उस समय तो हमारा बेस ही एग्रीकल्चर था, लेकिन आज हमारा इंटरनेशनल ट्रेड का बेस एग्रीकल्चर नहीं है बल्कि इंडस्ट्री भी है और सर्विस सेक्टर भी है। बड़ा अच्छा सोर्स है इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का। हम वर्ल्ड की 10 टॉप इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में काउंट होते हैं, वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रेजेंट कर रहा है। लेकिन एग्रीकल्चर में भी हमारी इंप्रूवमेंट बहुत अच्छी है, और आज ये समझिए जितने भी मसाले हमारे देश से हैं वो दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। उसी प्रकार से एग्रीकल्चर से बना हुआ और दूसरा सामान भी जो है दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ये इंटरनेशनल ट्रेड का भी एक अच्छा सोर्स है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक ट्रेड, केवल एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट केवल इंटरनेशनल ट्रेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि हमारी कंट्री की इंटरनल ट्रेड के लिए भी इसकी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हमने कहा ना 60% पॉपुलेशन हमारी इस पर डिपेंड करती है, और जब 60% पॉपुलेशन इस पर डिपेंड करेगी तो इसका मतलब है कि 60% लोगों की डिमांड सप्लाई सब इसी से जुड़ी रहेंगी। तो ये इसलिए डोमेस्टिक ट्रेड में भी इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन ये तो इंपॉर्टेंस की बात हमने की, लेकिन हमारी कंट्री की जो एग्रीकल्चर है हमने 70 साल निकाल दिए, लेकिन फिर भी कुछ चीजों को समझना पड़ेगा पॉलिसीज बनाने के लिए कि हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स क्या है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं लो प्रोडक्टिविटी। हम प्रोडक्टिविटी को लो कैसे कहेंगे? जैसे हम ये कहते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर लैंड, जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर की, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है 3.6 टन पर हेक्टेयर लैंड, एंड वीट का प्रोडक्शन हो रहा है 3.1 टन पर हेक्टेयर लैंड अकॉर्डिंग टू द न्यू डेटा ऑफ 2009। हम कैसे कहें ये कम है ज्यादा है? हम अपने पड़ोसी देश से कंपेरिजन कर सकते हैं, चाइना से कंपेयर कर सकते हैं कि 1 हेक्टेयर लैंड पर चाइना में प्रोडक्शन हो रहा है राइस का कितना, 6.8 टन, और उतनी ही जमीन पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना, 3.6 टन। ये सब समझिए कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, हम उतना अच्छा काम नहीं कर रहे, वो हमसे डबल प्रोडक्शन ले रहे लगभग, हम उतनी जमीन पर उनसे आधा प्रोडक्शन ले रहे हैं। वीट का प्रोडक्शन 6.5 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन चाइना में है, जबकि इंडिया में प्रोडक्शन है 3.1 टन पर हेक्टेयर प्रोडक्शन। तो देखिए जितनी जमीन चाइना के पास है उतनी जमीन हम में अगर हम इंडिया में खेती कर रहे हैं तो हमारी डबल एग्रीकल्चर हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्टिविटी हमारी बहुत कम है और इसी का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो सबसे पहले समझे डिस्गाइज्ड का मतलब होता है अदृश्य, इनविजिबल। तो इनविजिबल जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसका मतलब क्या है? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है? डिस्गाइज्ड का मतलब है कि जो व्यक्ति अनएम्प्लॉयड है, क्या है, अनएम्प्लॉयड है, लेकिन
दिखता है कि वो काम पर लगा हुआ है, दिखने में एम्प्लॉयड, लेकिन एक्चुअल में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, तो ऐसे वर्कर को बोलेंगे डिस्गाइज्ड। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं कि एक खेत है और उस खेत में समझिए कि 5 लोग काम पर लगे हुए हैं, वर्कर लगे हुए हैं, लेकिन जो 5 लोग काम पर लगे हुए हैं और 5 लोग मिलकर जो एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, वहां प्रोडक्शन मिल रहा है 50 क्विंटल का ईयरली। अभी 5 में से 2 वर्कर हमने हटा दिए, फैमिली मेंबर थे 5 हमने 2 फैमिली मेंबर उसमें से हटा दिए, 3 फैमिली मेंबर रह गए, तब भी प्रोडक्शन 50 क्विंटल का हो रहा है। इसका मतलब 2 जो लेबर वहां लगे हुए थे उनका तो कोई रोल ही नहीं था। तो ऐसे 2 लेबर जो लगे हुए हैं वर्क में, लेकिन एक्चुअल में उनका कोई रोल ना हो, तो ऐसे लेबर को हम बोलते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारा एग्रीकल्चर क्या है, आज भी एक फैमिली बिजनेस है। मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं वो काम पर चले जाते हैं, और ये केवल एग्रीकल्चर में नहीं है, बल्कि हमारी इंडस्ट्री, हमारा बिजनेस सेक्टर जो है, ट्रेड सेक्टर, उसमें भी ऐसा देखने को मिल जाएगा कि परिवार के बहुत सारे लोग उसमें काम पर गए हुए हैं, लगे हुए हैं। तो जब काम पर बहुत सारे लोग लगे हुए होते और उनमें से कुछ लोग को हटा भी दे जाए तो इनकम पर अगर कोई इफेक्ट नहीं होता तो उसको बोलते हैं डिस्गाइज। तो हमारा एग्रीकल्चर ऐसे ही है जहां पूरी फैमिली के लोग वर्क पर लगे हुए, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उनमें बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन ना हो, हटा दिया जाए तो प्रोडक्शन में कोई कमी ना है। तो ऐसी अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये हमारी जो है एग्रीकल्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। डिपेंड ऑन रेनफॉल, हमने 70 सालों में बहुत सारी इरिगेशन फैसिलिटीज कंट्री में डेवलप की है, लेकिन फिर भी आज भी हमारा आधा यानी 50% कल्टीवेटेड एरिया रेनफॉल पर डिपेंड करता है। सो इट्स अ फीचर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसिस्टेंस फार्मिंग कि आज भी हमारा किसान जो है वो कमर्शियल फार्मिंग की तरफ नहीं है ज्यादा मोटिवेट, आज भी हमारा किसान सबसिस्टेंस फार्मिंग की तरफ एनकरेज्ड है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने जीवन निर्वाह का उद्देश्य उसका है कि भाई मेरे को मेरी जरूरतें पूरी करनी है, इसलिए मेरे को खेती करनी है, ना कि मेरे को प्रॉफिट कमाना है। तो प्रॉफिट पर्पज से एग्रीकल्चर नहीं होता, जीवन निर्वाह पर्पज से एग्रीकल्चर है, दैट्स मीन सबसिस्टेंस फार्मिंग। लैक ऑफ मॉडर्न इनपुट, हमारी कंट्री में जो एग्रीकल्चर है वहां मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज नहीं होता। उसके कई कारण है। सबसे पहला कारण है इलिटरेसी, कि हमारा जो फार्मर है वो पूरा लिटरेट नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरा कारण है स्मॉल होल्डिंग, छोटे छोटे खेत है जहां पर मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो ये भी एक बड़ा कारण है हमारे यहाँ। तो छोटे खेत, दूसरा इलिटरेसी, ये ऐसे रीजन है जिसकी वजह से हम मॉडर्न इक्विपमेंट का यूज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये स्मॉल होल्डिंग हमने डिस्कस कर लिया, ये छोटे छोटे खेत हैं किसानों के पास बटे हुए हैं। और जो हमारी जो किसान है, रेंट कॉन्फ्लिक्ट वहां पर है। रेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या, देखिए अक्सर ऐसा होता है कि जमीन का मालिक कोई और है, वो खेत में जमीन पर खेती नहीं कर रहा है, तो कोई व्यक्ति उनसे खेती करने के लिए जमीन ले लेता है, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है रेंट का, कि भाई मैंने आपकी जमीन यूज की है एग्रीकल्चर पर्पज से, तो मैं उसके बदले में कितना रेंट पे करूं, तो ये मुझे डिसाइड करना है। तो ये रेंट जो है कॉन्फ्लिक्ट ऑनर ऑफ लैंड एंड टीलर ऑफ लैंड के बीच में बना रहता है। तो ये हमारी इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स हैं। हालांकि अभी हम इसके बाद डिस्कस करेंगे पॉलिसीज प्रॉब्लम को, तो हम उसमें बताएंगे कि ये सब कॉन्फ्लिक्ट हमने काफी हद तक सोल्व कर लिए हैं। रेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हमने सोल्व कर लिया, स्मॉल होल्डिंग के लिए भी हमने उपाय ढूंढ लिए हैं। ठीक है, तो वो सब चीज हमने की, लेकिन फिर भी क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर फीचर्स एग्जाम में पूछी जाती है कि इंडियन एग्रीकल्चर की फीचर्स कौन कौन सी है, तो इन फीचर्स को आप हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर पूछे जाए कि इंडियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है, तो इंडियन एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को आप ये पॉइंट्स को हाईलाइट करके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है इंडियन इकोनॉमी का, एग्रीकल्चर, फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसी। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक मैंने डिस्कस किए हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इसके प्रॉब्लम्स को, ठीक है, और फिर उसके सॉल्यूशन को भी हम डिस्कस करेंगे। तो यहां तक का टॉपिक हम आज कंप्लीट करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।